नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है। जिन लोगों ने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है जा करके देख लें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, if the doors of a refrigerator are left open for a few hours, then the room temperature will। अगर रेफ्रिजरेटर के डोर्स को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो रूम टेम्परेचर के साथ क्या होगा? बेसिकली रूम टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक हीट इंजन होता है जो कि हीट को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वोयर टू दी हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर। अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को ओपन रखा जाएगा तो रूम हॉट हो जाएगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर एग्जॉस्ट करेगा ज़्यादा हीट रूम में पहले के मुकाबले, इसलिए रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और रूम और ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न ये हुआ। दूसरा प्रश्न है, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रीम। आइस का एक टुकड़ा वाटर में फ्लोट कर रहा है जो कि किसी बीकर में रखा हुआ है। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब आइस मेल्ट होगा तो इसके मास में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। सॉलिड स्टेट में जो मास था वही मास हमारा लिक्विड स्टेट में रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस in the solid state will be equal to volume of substance in the liquid state। तो इससे ये साबित होता है कि वाटर लेवल हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, बिल्कुल सही। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है, बिल्कुल सही। गैल्वेनोमीटर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नहीं मापता है, बल्कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इधर कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस दिए हुए हैं और उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इन सभी इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस और उनके यूजेस को देख लें। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इन डिवाइसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इफ अ फीदर, रबर बॉल एंड वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम देन। तो क्या होगा? अगर फीदर, रबर बॉल और वुडन बॉल तीनों को फ्री फॉल करवाया जाए वैक्यूम में तो क्या होगा? तो यहाँ पे तीनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है और वैक्यूम होने के वजह से कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है और इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तीनों के ऊपर बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए ये तीनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हेन ए सॉफ्ट फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन डे टाइम। दिन के समय में सॉफ्ट फिल्म को अगर देखा जाए पानी के सरफेस के ऊपर, इट शोज ब्यूटीफुल कलर, काफी सुंदर कलर हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये फिनोमेना किस वजह से है? तो दिस फिनोमेना इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट के इंटरफेरेंस वाले फिनोमेना की वजह से ये चीज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम का एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर इसको हम लोग एटम मान लें जिसके सेंटर में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके हमारा मास बनाता है, यानी कि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के सम को कहते हैं, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट लाइमस्टोन है। बेसिकली लाइमस्टोन में हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, तो इस वजह से ये मेन इंग्रेडिएंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा सीमेंट में बाकी और भी कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि सिलिका इसमें करीब करीब 20% के लगभग में होता है, और बाकी जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये सब भी इसमें स्मॉल अमाउंट में इनका कंपोनेंट हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन। कोई भी एलिमेंट है उनके आइसोटॉप्स किन चीज़ों में डिफर करता है, तो इसके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स के मास नंबर डिफरेंट होते हैं। फिर और भी दो टर्म आ जाता है, एक है आइसोबार और आइसोटोन्स। ये क्या होता है आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में स्टेट टुगेदर इज नॉन एज। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग ट्रैपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रैपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सा होता है, तो इट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर होता है, जिसमें लगभग 98% प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इससे हमें मिलता है। अदर ओर्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो जैसे कि सोडियम के ओर्स हो जाते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स और कॉमन सॉल्ट, ये सोडियम के ओर्स हो गए। फिर कैल्शियम के ओर्स हो जाते हैं डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, एस्बेस्टस। एल्यूमिनियम के ओर हो जाते हैं बॉक्साइट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है, कोरंडम, फेल्सपर, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। फिर पोटाशियम के ओर्स हो जाते हैं नाइटर जिसको सॉल्ट पीटर कहते हैं या फिर कार्नेलाइट। और मैग्नीशियम के ओर हो जाते हैं मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम, कैजेराइट, कार्नेलाइट। स्ट्रॉन्सियम के ओर्स हो जाते हैं स्ट्रॉन्सियनाइट और सिलेस्टाइन। उसी प्रकार से कॉपर के ओर हैं क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट। सिल्वर के ओर हैं रूबी सिल्वर या हॉर्न सिल्वर। गोल्ड के ओर हैं कैलावेराइट या फिर सिल्वेनाइट्स। इसी प्रकार से बहुत सारे मेटल्स और उनके ओर्स के नाम दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7। मोर देन पीएच वैल्यू हमारा बेसिक सॉल्यूशन का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है हुज पीएच डज नॉट चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस एडेड टू इट। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ा अमाउंट में अगर एसिड या फिर बेस को इसमें मिला भी दिया जाए तो इसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। इट इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कीपिंग पीएच एट अ नियरली कांस्टेंट वैल्यू इन अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल एप्लीकेशंस। Many life forms thrive only in relatively small pH range, so they utilize buffer solution to maintain a constant pH. नेचर में हमें बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द पीएच ऑफ द ब्लड। उसी प्रकार से द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, ये भी हमारा एक एग्जांपल हो जाता है बफर सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो इनमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ आ जाता है, मास आ जाता है, फिर टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब हमारे कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ जाते हैं। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का हमारा इनमें से एग्जाम्पल हो जाता है साउंड वेव। बेसिकली साउंड वेव हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं कि वेव्स कितने प्रकार के होते हैं, वेव के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा इस क्वेश्चन में आ ही गया, इसका जो दूसरा टाइप है उस टाइप का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय। इनमें से आ जाएगा हमारा आंसर प्रिज्म। प्रिज्म से हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसमें रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करा जाता है। फिर कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर प्रिज्म हो जाएगा।
सिंपल मिरर से तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रिज्म इसका आंसर हो जाएगा, जिससे डिस्पर्सन हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट जब गुजरता है तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड आउट हो जाता है। 7 डिफरेंट कलर्स में आ जाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। किस टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड करता है? तो इसमें हमारा फॉर्मूला हो जाता है F माइनस 32/180, ये फ़ारेनहाइट वाला हो गया, और सेल्सियस वाला डिग्री सेल्सियस बाय 100। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो है -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -40 डिग्री के ऊपर जो है ये दोनों टेम्परेचर जो है हमारा कोइंसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। लेंस का पावर हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। अगर इसमें हम लोग अदर ऑप्शंस को देखें तो अदर ऑप्शंस में एक वाट आ जाता है। वाट हमारा पावर का यूनिट है, एम्पियर करंट का यूनिट है, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन MRI टेक्निक इज यूज्ड, व्हाट इज नॉट यूज्ड इन MRI। MRI में क्या यूज नहीं किया जाता है? तो MRI मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम लोग एक्सरे का उपयोग नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, फिर रेडियो वेव्स भी होता है और गामा रेज भी होता है, लेकिन एक्स रेज का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज। साउंड वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सा क्वांटिटी इसका अनचेंज्ड रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है? तो इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है मीडियम चेंज होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा लाइट को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच पार्टिकल इज फ्री टू चार्ज। इट इज बेसिकली न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज फ्री ऑफ, क्वेश्चन है हमारा विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल He+2 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा E- होता है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ। ओम मीटर किसका यूनिट है? इट इज बेसिकली रेजिस्टिविटी। ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। कंडक्टेंस का यूनिट मोह होता है। इसको हम लोग पावर -1 से लिखते हैं और पढ़ते हैं MHO, मोह। फिर चार्ज का यूनिट हमारा कूलम्ब होता है, तो बच गया ये रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शेफायर दैट इज रूबी इज। रूबी यानी कि शेफायर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग शेफायर कहते हैं, जो कि एक वैरायटी है कोरंडम का, कोरंडम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय। पेट्रोल के क्वालिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? तो इट इज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो दो टर्म है, एक ऑक्टेन नंबर है, दूसरा C10 नंबर है। तो इसको हम लोग जानते हैं, ऑक्टेन नंबर बेसिकली द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑक्टेन नंबर। It is the value used to rate the fuel's resistance to knocking. Higher the octane number, more the resistant the fuel is to knocking. जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा इतना ज़्यादा नॉकिंग के अगेंस्ट इनका रेजिस्टेंस रहेगा। फिर आ जाता है दूसरा टर्म C10 नंबर। C10 नंबर एक तरह से इंडिकेटर होता है ऑफ द कंबस्चन स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल एंड कंप्रेशन नीडेड फॉर इग्निशन। ये बिल्कुल उसी तरह का रोल प्ले करता है डीजल में जिस प्रकार से ऑक्टेन रेटिंग का रोल होता है गैसोलीन में। एक टर्म है यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ये फ्लूइड डायनेमिक्स का टर्म्स है। रेनॉल्ड नंबर ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है दैट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट फ्लूइड फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट सिचुएशंस बाय मेजरिंग द रेशियो बिटवीन इनर्शियल एंड विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से बोरोन का है।
बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट 2076 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन हम लोग देखें तो ये 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1410 डिग्री सेल्सियस होता है और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया? बोरोन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज। एंटीबायोटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन बेसिकली एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमें हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया और मेकिंग इट हार्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो और मल्टीप्लाई। एंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो ये हमारा पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये एंटीपायरेटिक हैं, जबकि क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल हैं। क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल हैं, जबकि एस्पिरिन और पैरासीटामोल हो गया हमारा एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेजर कंपोनेंट हमारा CH4 यानी कि मीथेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन का कौन सा कंपोनेंट इनमें से है? तो एसिड रेन का कंपोनेंट इनमें से HNO3 भी हो सकता है और H2SO4 भी हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों एसिड रेन का कंपोनेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला फॉर हैवी वाटर इज। हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला D2O होता है, दैट इज हैवी वाटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि हैवी वाटर का यूज कहाँ होता है, इनका क्या एप्लीकेशन है। एक आध यूज को आप लोग मेंशन करें हैवी वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इट इज 7। वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है और 7 से नीचे वाले पीएच वैल्यू को एसिड कहते हैं और 7 से ऊपर वाले पीएच वैल्यू को हम लोग बेस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देखें और उनका पीएच वैल्यू देखें तो कंसंट्रेटेड HCl का पीएच वैल्यू 0 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ऑयल HCl का पीएच वैल्यू 1 होता है, जबकि गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.4 है। लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.5 होता है। विनेगार का 4 के लगभग है। टोमेटो जूस का 4.1 है। कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5 है। सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच वैल्यू 6 होता है। वहीं मिल्क का पीएच वैल्यू 6.5 के बराबर है। प्योर वाटर हमारा 7 पीएच वैल्यू है। सैलिवा 7.4 पीएच वैल्यू है, यानी कि 7 से ऊपर वाला ये सब जो है ये हमारा बेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 वाज अवार्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। 2019 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जो मिला था इट वाज अवार्डेड फॉर लिथियम आयन बैटरी। हालांकि ये प्रश्न 2019 का है। 70वीं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC का, उन लोगों के लिए नोबेल प्राइज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नोबेल प्राइज अभी 2024 वाला मिल चुका है, उसको भी याद कर लेना है और 2023 वाला भी नोबेल प्राइज याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? इट इज बेसिकली आइसोप्रीन। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक इज। कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है फंगी को ख़त्म करने के लिए वाटर टैंक में, यानी कि पानी की टैंकी में फंगी अगर लग जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ कॉपर सल्फेट विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक। कॉपर सल्फेट कॉमनली हम लोग इसको फंगीसाइड के रूप में यूज करते हैं इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू एलिमिनेट फंगी इन वाटर टैंक्स। नाइट्रिक एसिड ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विद केमिकल फार्मूला HNO3। ये हाईली कोरोसिव मिनरल एसिड होता है। जिंक सल्फेट एक डाइटरी सप्लीमेंट भी है एंड इट वाज हिस्टोरिकली कॉल्ड व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल के नाम से भी हम लोग जिंक सल्फेट को जानते हैं। फिर एक ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज यूज्ड इन थेरेप्यूटिक बाथ। स्नान करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है?
तो इट इज कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल हमारा मेन कंपोनेंट होता है प्लांट सेल में एंड इट इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ये एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जो प्लांट के सेल में पाया जाता है और प्लांट के सेल में जो ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पाया जाता है ये उनको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं एंड इट इज स्पेशली प्रेजेंट ऑन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स इनसाइड दी प्लास्टिड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय। प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसल के द्वारा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस टिश्यू के द्वारा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्हें जरूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है, साथ में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और सोलर एनर्जी हमें मिलता रहे और फिर केमिकल रिएक्शन के वजह से ये अंदर ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में ये रिलीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन। ऑक्सीजन कहाँ अब्सेंट होता है? तो इट इज इन केरोसिन। केरोसिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। द सोर्स ऑफ द एंजाइम लिपेज इज। लिपेज एंजाइम का सोर्स क्या है, कहाँ ये बनता है? दिस एंजाइम इज फॉर्म्ड इन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में बनता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स are the enzymes that break down the polymeric macromolecule into small building blocks to facilitate their absorption by the body। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। किसके प्रिवेंशन में बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल होता है? तो इट इज टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है? तो इट इज इंसुलिन। पैनक्रियाज इंसुलिन को बनाता है। अगर हम लोग कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखें जो कि हार्मोन्स वो सेक्रेट करता है, तो इनमें से आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को। इट ऑल्सो रेगुलेट्स आवर इमोशन, हंगर, थर्स्ट, sleep, moods and allow the production of hormones। pineal gland होता है, तो pineal is also known as thalamus। thalamus भी इनको कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है सेरोटोनिन जो कि एक डेरिवेटिव्स है मेलाटोनिन का एंड इट अफेक्ट्स स्लीप पैटर्न। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड हमें हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी। फिर थाइमस ग्लैंड भी हो जाता है विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, functioning of the adaptive immune system and maturity of the thymus। थायराइड ग्लैंड हो जाता है, एड्रीनल हो जाता है, पिट्यूटरी हो जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं। टेस्टिस हो जाता है, ओवेरीज हैं, पेनक्रियाज हैं। ये सब इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं और उनके जो हार्मोनल सेक्रेशंस हैं वो हमें याद रहने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से ब्लड के सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है? तो इट इज बेसिकली lymphocytes which helps in circulation of blood। lymphocytes basically white blood cell होता है, WBC होता है ये white blood cell and ये bone marrow में बनता है and are found in the blood and lymph tissue। They are part of the lymphatic system that collect excess fluid from cells and tissues and return it to blood stream helping in the easy circulation of blood। तो इसीलिए out of the given option यहाँ पे lymphocyte जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एंगोरा ऊल किन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? इट इज बेसिकली रैबिट। एंगोरा ऊल हम लोग रैबिट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली ऊल फाइबर्स जो है हम लोग शिप से हुआ, गॉट हुआ, एंगोरा रैबिट्स, गॉट्स, अल्पाका और कैमल से ऑब्टेन करते हैं। और भी कई एनिमल्स हैं जिनसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं बट दीज आर फेमस नेम्स। जैसे कि एक हमारे भारत में कश्मीरी गॉट हो गया। इनसे जो ऊल फाइबर हमें मिलता है दैट इज फाइन सॉफ्ट फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ द कश्मीरी गॉट एंड इज कॉल्ड द कश्मीरी ऊल। ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और काफी ज्यादा सॉफ्ट ऊल होता है और हमारे इंडिया में और यहाँ तक कि विदेशों में भी काफी ज्यादा फेमस है। वहीं एंगोरा रैबिट की अगर बात करें तो सॉफ्ट व्हाइट फाइबर जिसको कि हम लोग गरॉल ऊल कहते हैं एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगोरा रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक।
मसल एक के ट्रीटमेंट में किस रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो मसल एक के ट्रीटमेंट में इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर। पैरेलल रेजिस्टर है तो पैरेलल रेजिस्टर कुछ इस प्रकार से लगा होता है, दोनों रेजिस्टर ये एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर इज, दो पैरेलल रेजिस्टर है उसका टोटल रेजिस्टेंस 1.403 किलो ओम दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इज 2 किलो ओम, इनमें से एक 2 किलो ओम का है तो दूसरे रेजिस्टर का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज। हीट करने के बाद सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो जब किसी मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं तो द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मूव्स ड्यू टू द एनर्जी फ्लो फ्रॉम दी हीट। और इस केस में चूंकि हमारा सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर वाले केस में भी बिल्कुल यही चीज होगा कि जब सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो जो गैप होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स डिक्रीज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करने के बाद उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट ये एक तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में हम लोग फैराडे कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। फैराडे रिप्रेजेंट करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फैराडे इज इक्विवेलेंट टू द फैराडे कांस्टेंट। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फैराडे को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं एंड द कांस्टेंट वाज नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लाइट ईयर वाला। लाइट ईयर यूनिट है हमारा डिस्टेंस का। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? तो इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इससे पहले पूछा गया था कि जब साउंड ट्रेवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, यहाँ पूछा है जब लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो इनमें से किस क्वांटिटी का वैल्यू, मतलब इनमें से क्या चेंज नहीं होता है? तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। इनका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज। वो पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने चांद के सरफेस के ऊपर अपना पहला कदम रखा? तो इट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद के ऊपर पहली बार कदम रखा था और वहां पर वो चलने वाला पहला व्यक्ति बना था। वो 20 जुलाई 1969 यानी कि जुलाई 28 1969 में वो चांद के सरफेस के ऊपर पहुंचा था। उनके साथी में से एडविन, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी थे जो कि उनके साथ अपोलो 11 स्पेस मिशन में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड इज। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? तो इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालना है तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है हमारा 94, यानी कि इसमें मान लेते हैं कि ये जेड का वैल्यू हमारा हो गया 94। फिर इसका मास नंबर हो जाता है 242 242। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 94 हो गया, इधर न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, ये दोनों मिल करके मास नंबर 242 हो गया। तो इससे n का वैल्यू हमारा आ जाता है 148, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 148 हो जाएगी। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।